हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शिवम और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑन इस्माइल, जिसे लिखा था A.G. गार्डिनर ने। यह एक ऐसे है दोस्तों, और इसे आज हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो आइए पहले जानते हैं अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर यानी A.G. गार्डिनर के बारे में। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जो कि दोस्तों ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और ऑथर भी थे। इनका जन्म हुआ 2 जून 1865 यूके में, और इनकी मृत्यु हो गई 3 मार्च 1946 में। ये काफ़ी अच्छे एसेइस्ट थे। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लिखे, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे। और इन्होंने जो एसेज लिखे उसमें इन्होंने अपना नाम दिया था अल्फ़ा ऑफ द पल्प। इस नाम से इन्होंने सारे एसेज लिखे। इनके जो एसेस हुआ करते थे दोस्तों, वो यूनिफॉर्मली हुआ करते थे, एलिगेंट हुआ करते थे, ग्रेसफुल हुआ करते थे और ह्यूमरस हुआ करते थे। और आज भी जो हम ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है ओन इस्माइल्स, इसे लिया गया था मैनी फोरियस से। और वो कहाँ कब लिखा गया था? 1924 में। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है यह ऐसे ओन इस्माइल्स, और A.G. गार्डिनर हमें क्या बताना चाहते हैं इस ऐसे के द्वारा। मेरा नाम है A.G. गार्डिनर, और इस ऐसे के द्वारा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे पुनः जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं अपने इस्माइल को सुधारूंगा। मैं अपने सारे गुणों को संवारने से पहले अपने इस्माइल के गुणों को चुनूंगा, क्योंकि मुस्कान आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसे और धनी परिवार में जन्मने से भी आपके चेहरे पे स्माइल होगी, यह ज़रूरी नहीं। स्माइल जो होती है, मुस्कान, वह आपके दुश्मनों को भी आपसे दूर रखती है, क्योंकि यह स्माइल ही होती है जो आपके दुश्मनों को यह एहसास दिलाती है कि आप कमज़ोर नहीं। और ये जो मुस्कान है, उससे ना सिर्फ आप अपने दुश्मनों से बच सकते हैं, बल्कि आप अपने दुश्मनों को अपने दोस्त भी बना सकते हैं, और उनसे स्माइल से बात करके अपना भी उन्हें बना सकते हैं और दुश्मनी भुला भी सकते हैं। स्माइल वो चीज़ है जिससे आप अपने दुश्मन को तो दोस्त बना रहे हैं, पर वो आपका सदैव के लिए हो सकता है, क्योंकि स्माइल एक ऐसा चीज़ है जो सारे गमों को भुला देता है। और आपके अगर गम ही नहीं होंगे तो आप किसी से नाराज़ नहीं हो पाएंगे। चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि स्माइल क्यों इम्पोर्टेंट है। एक दिन की बात है, मेरा एक दोस्त था जिसे एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक बात कही। वो बात थी कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। यानी कि वो मेरे मित्र से ये कहता है, वो रिप्रेजेंटेटिव, कि मैं तुम्हें किसी कारणों से नापसंद भी करता हूँ, मुझे तुम्हारे कुछ कारण नापसंद भी हैं, पर मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है मानो मैं उन कारणों को भूल गया हूँ जिस कारण से मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। मैं किसी और को याद ही नहीं कर पाता जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ, और मैं यह सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं किन कारणों से तुम्हें नापसंद करता था। तुम्हारी वो स्माइल मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारी स्माइल और मेरी स्माइल भी तुम व्यक्त करती है कि हम लोग दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी एक दूसरे के समक्ष खड़े यानी सामने खड़े हैं। और मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि स्माइल क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं एक वकील को जानता हूँ, उसका नाम है रफ़स इसाक। वो एक वकील है, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि उसके जितना सफल और कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं रफ़स इसाक को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ।
तो वो एक गवर्नर जनरल के पद पे भी काम कर चुके हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हैं और उनके जितना अनुभवी कोई नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहे, क्योंकि आप गौर कर सकते हैं वो एक वकील से गवर्नर जनरल सिर्फ अपने स्माइल के बदौलत बने, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे और काफ़ी अच्छा स्माइल किया करते थे। और उनकी स्माइल का यह राज था कि वो किसी से बैर नहीं रखा करते थे। यहाँ तक कि वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, वो सब से एक मजाकिया अंदाज में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बात किया करते थे, जिससे सामने वाले भी को अच्छा लगता था और वो भी उनके तरफ आकर्षित हुआ करता था। और ना सिर्फ जज, बल्कि वो तो अपने स्माइल से विपक्षी दल के वकील का भी गुस्सा शांत कर देते थे। वो प्रोफेशनल लड़ाई को प्रोफेशनल ही रखा करते थे, पर्सनल नहीं होने दिया करते थे। वो उनके गुस्से को, जो कि विरोधी वकील था, उसके गुस्से को हवा में वैसे उड़ा देते थे मानो बर्फ़ अचानक धुआं धुआं हो गया हो। उस तरह से वो अपनी स्माइल से यह जादू कर दिखाते थे। मैं एजी गार्डनर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कितने अच्छे और कितने सफल एडवोकेट या वकील या लॉयर क्यों थे। आपको जिस तरह यकीन नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों को उस वक्त भी नहीं हुआ करता था कि वो इतने सफल वकील हैं और कैसे वो दुश्मनों को अपना लेते हैं, पर जो भी उनसे मिलता था वो उनकी स्माइल में खो जाता था और उन्हें उनका जो गुस्सा हुआ करता था उस व्यक्ति का, उससे मिलने से पहले वो बर्फ़ की तरह पिघलकर ख़त्म हो जाता था, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी स्माइल को देखकर। यह स्माइल कितनी ख़ास है, मैं आपको एक और किस्से से समझाता हूँ कि आपने कभी लीडर्स को देखा है? आपने उनकी मुस्कुराहट को ज़रूर देखा होगा। वो एक डेमोक्रेसी का मोटिव बन जाती है और लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं उनके स्माइल्स को देखकर। चलिए मैं आपको एक नाम से बताता हूँ कि मेरे नज़र में एक लीडर हैं, उनका नाम था मिस्टर लॉयर जॉर्ज। ये एक यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हंसमुख थे। इनकी जो स्माइल हुआ करती थी वो काफ़ी प्रभावित करती थी सामने के व्यक्तियों को और वो आसानी से इन्हें अपना लीडर चुनने को तैयार हो जाया करते थे। उनकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक थी और काफ़ी वो अपने फ़ोटोग्राफ़र की हेल्प से भी उनकी स्माइल को इतना बेहतर बना देते थे कि लोग उन्हें उसकी स्माइल को ही देख कर के आकर्षित हो जाते थे उनकी तरफ। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव लोगों के बात। आइए मैं एक नेगेटिव इंसान की भी बात कर देता हूँ, जिनका नाम था मिस्टर स्किप। ये काफ़ी ज़्यादा मुरझाए से शक्ल लेने वाले थे। वो कभी मुस्कुराया नहीं करते थे, इसलिए शायद उन्होंने अल्बर्ट स्केप में अपनी अंग्रेजी के इतिहास को बदलने का संकल्प ही नहीं ले पाए। वो हो सकता था विश्व के लिटरेचर को बदल सकते थे, वो लिटरेचर का वे भी बदल सकते थे, पर अफसोस उनका जो चेहरा था वो हंसमुख नहीं था और जिसके कारण लोग उनसे अटैच नहीं हो पाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग उन्हें कभी हंसता हुआ पाते ही नहीं थे, उनका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता था। मुस्कुराहट का महत्व क्या होता है मैं आपको बताता हूँ रूजवेल्ट के बारे में, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रूजवेल्ट से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता मेरे हिसाब से कि स्माइल का महत्व क्या है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में 50 साल अपना नाम बनाए रखा सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्कुराते हुए चेहरे से। मैं उनकी मुस्कान की तुलना कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी अच्छी थी, ऐसा लगता था कि अटलांटिक से लेकर के पैसिफिक ओशियन तक भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया हो,
ऐसा लहरें उठी हो मुस्कुराहट की कि मैं उन्हें शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इसके बाद मैं वुडरो विल्सन की मुस्कुराहट के बारे में बताऊं तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। यह भी एक लीडर थे और ये अपनी मुस्कुराहट से सब कुछ जाहिर कर देते थे, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट में एक चिंतन झलकता था और ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाहते हैं और अपनी मुस्कुराहट से वो सब कह दे रहे हैं। मैं इन लीडरों जैसा मुस्कुराने को नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि सबकी मुस्कान सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, पर एवरेज तो हो सकती है। और मुस्कान हमारे व्यक्तित्व को झलकाती है। अगर हम चिंतन में मुस्कुराएंगे तो हमारी मुस्कान कुछ अलग होगी, हम खुशी में मुस्कुराएंगे तो हमारी मुस्कान कुछ अलग होगी। पर हर मुस्कान कुछ ना कुछ कहती, हर मुस्कान उसकी व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाती है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे पर आपकी मुस्कान से आपका स्वभाव दिख ही जाएगा। और मुस्कान आपकी व्यक्तित्व को ही नहीं, आपके स्वभाव को भी दर्शाती है। तो आप जैसा होंगे, आप अच्छे होंगे तो अच्छी मुस्कान, बुरे होंगे तो बुरी मुस्कान, दुष्ट होंगे तो दुष्ट मुस्कान, और भले होंगे तो भली वाली मुस्कान। पर मुस्कान सब कुछ कह जाती है। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा, हैरी रॉडर के बारे में। और यकीन मानिए, हैरी रॉडर की जो मुस्कान थी वो आपको खुश कर देती, इतनी आकर्षक थी उनकी मुस्कान। क्योंकि वो एक कॉमेडियन थे और वो स्कॉटलैंड में रहा करते थे, और वो अपनी मुस्कान से आपको इतना खुश कर देंगे, क्योंकि वह एक कॉमेडियन है तो आप उनकी मुस्कान से ही उन्हें जान सकेंगे। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, तब आप समझेंगे। लॉर्ड बेलबॉन के बारे में बताता हूँ। वैसे तो ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पर इनकी मुस्कान एक बच्चे की मुस्कान से मेल खाती थी। इनकी मुस्कुराहट एक मासूम बच्चे की तरह है, तो सब तो आकर्षित होंगे ही, क्योंकि बच्चे से तो हम वैसे भी आकर्षित हो जाते हैं। पर ध्यान रखें, जो अच्छा मुस्कुराता है ज़रूरी नहीं कि वो सही मुस्कुरा रहा हो, उसके दिल में कुछ ना हो। बेलबॉट और मिस्टर ब्रेन में मैं बताऊं तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों की जो स्माइल्स है वो काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ये दोनों व्यक्तित्व में अलग हैं। कुछ फेक स्माइल करते हैं तो कुछ अच्छे स्माइल करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो मुस्कान होती है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बिना आशा की मुस्कान होती है ना, वो सबसे सुखदमय होती है, क्योंकि उसमें कुछ आस नहीं होती, मतलब उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं होता किसी को, और वही मुस्कान सबसे मधुर होती है। और ये जो मुस्कुराहट होती है, इसमें कोई द्वेष नहीं होता, क्योंकि कोई आशा से नहीं होती और इसमें अलग चमक होता है। पर अगर कोई आशा से मुस्कुराता है तो उसकी चमक फीकी होती है और वो कुछ चाह रहा होता है। जैसे कि अब इसके बाद मैं आर्क बिशप टेम्पल के बारे में बताता हूँ। वो फादर से नफ़रत किया करते थे, जो चर्च के फादर हुआ करते थे, क्योंकि वो बिना वजह मुस्कुराते थे। वो आर्क बिशप टेम्पल के बारे में मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वो फादरों के केयर टेकर थे, उनके से। तो वो कहते हैं कि मैं उन फादरों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ जो कि फेक स्माइल किया करते हैं। उनकी जो मुस्कुराहट होती है वो झूठी है। इसके बाद मैं आपको मिसेस बारबोल्ट के भी बारे में बता देता हूँ। उनकी जो मुस्कान थी वो तो थी एक इंग्लिश पोएट, पर उनकी मुस्कान जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, उनके चेहरे में हमेशा बना रहा करती थी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके चेहरे की स्माइल इतनी प्यारी थी कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी, पर आप कुछ देर में थक जाएंगे। पर उनकी मुस्कान कभी नहीं थकती थी, वो आपको हमेशा खुश करती रहेंगी और आकर्षित, इतनी अट्रैक्टिव थी उनकी स्माइल कि वो आपको अट्रैक्ट भी कर सकती थी। आइए मैं आपको एक राजा के भी बारे में बताता हूँ जिसका नाम था फिलिप सेकंड, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे। इन्होंने नरसंहार करवाया था
और कहाँ करवाया था? सेंट बारालोमस में। वैसे तो ये स्पेन के राजा थे, पर इन्होंने नरसंहार सेंट बारालोमस में करवाया था। और उस नरसंहार से जो उसके मन में खुशी आई उस राजा की, वो वो खुशी नहीं थी, वो एक डरावनी हंसी थी। और वो स्माइल से लोगों का डर दिख रहा था। शायद वो उसी वक्त मुस्कुराए होंगे। मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, लॉर्ड मुरली। वो एक संत थे और उनकी मुस्कान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी। और इसी तरह की स्माइल एक पियानो प्लेयर की भी थी, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले एक म्यूजिशियन थे। उनका नाम था फेडरिक लेमन। उनकी मुस्कान काफ़ी प्रभावित करती थी। और वो जब पियानो बजाया करते थे तो यकीन मानिए इतना मेलोडियस हुआ करता था कि वो एक राजनेता होते हुए भी, पूरा सांसद, उनकी उनकी जो विपक्षी पार्टी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाया करते थे और उनके पियानो में खो जाया करते थे। और उनकी जो स्माइल थी उस पियानो को बजाते वक्त, वो इतनी मधुर थी कि वो डूब जाया करते थे पूरी सांसद, और तालियों से गड़गड़ाहट होती थी। स्माइल जो होती है वो एक व्यक्ति के अंदर होती है, और वो स्माइल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है जो कि अंदर से आई हो और एक अलग सी चमक बिखेर रही हो। और ये कवियों में भी होता है। और वो जो कवियों में होता है, वो मुस्कान, वो लोगों को उनके पोयम को सुनने का, उनके पियानो बजाने का, उनके मेलोडियस थिंग्स को ग्रहण करने का एक जरिया बनता है। और मैं गार्डनर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी कवि अगर फेक मुस्कान रखते हैं तो उनकी कविता भी एक फेक की तरह लगती है, एक झूठी लगती है। वो अपने सुनने वाले से उतना अटैच नहीं हो पाते हैं अगर वो झूठी मुस्कान फैलाते हैं। और इसलिए मैं गार्डनर ये चाहता हूँ कि मैं अगली बार भी जन्मूँ तो एक अच्छे स्माइल के साथ और एक आकर्षक मुस्कान के साथ जन्मूँ। और मैंने कई बड़े बड़े लीडर्स, पोएट्स के नाम, वकीलों के नाम आपको याद दिलाए हैं, तो प्लीज़ उन नामों को याद रखें, क्योंकि मेरे इस ऐसे में वही इम्पोर्टेंट है और उन सब की मुस्कान इम्पोर्टेंट है। सबकी भिन्न भिन्न इस मुस्कानें थी, पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी के स्माइलों को याद रखें, ताकि आपको यह जो ऐसे हैं वो मेरे द्वारा जो लिखी गई वो आपको सदैव याद रहे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ऑन स्माइल में मैं बस यही बताना चाह रहा था कि किस तरह मुस्कान महत्वपूर्ण होती है। और ये आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और रिटन क्वेश्चन थ्योरीज़ में काम आएंगे। मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। आपको ये ऐसे कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं एजी गार्डनर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।